हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीए ब्लैक बोर्ड। आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, कुछ प्रोसीजरल पार्ट है इसके अंदर, कुछ भी ऐसा टिपिकल या टेक्निकल नहीं है जो आपको याद करने में प्रॉब्लम आए। बट हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको एक बार आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक कड़ी में इसको बांध सकूं जिससे आपको एग्जाम टाइम तक याद करना ईजी रहे, बार बार इसको रिवाइज ना करना पड़े। तो इसलिए चलिए इस टॉपिक को जल्दी से देखते हैं और ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले DIN क्या क्या होता है। DIN इज़ अ आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वैसे ही DIN इज़ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर डायरेक्टर्स, जो कि अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका एक सब्सिट्यूट भी है। अगर आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप DPIN है, जिसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर ये है तो ये भी इसका एज अ सब्स्टिट्यूट वर्क करेगा। सेक्शन 154 बात करता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में, और सेक्शन 153 में कोई अदर नंबर भी दिया जा सकता है जो DIN की जगह यूज़ हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। अब अगर इसके अंदर हम बात करें तो इस पूरे स्लेब चैप्टर के अंदर, इस पूरे पॉइंट के अंदर 3 पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले एक तरफ आ जाएगी हमारी डायरेक्टर और कंपनी, एंड दूसरी तरफ आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। हम यहां पर इस चैप्टर को, इस पॉइंट को शुरू करेंगे रूल नंबर 9 से। रूल 9 कहता है एप्लीकेशन के बारे में। वो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि सबमिट की जाएगी CG को। CG के पास जैसे ही एप्लीकेशन आएगी तो रूल नंबर 10 शुरू हो जाएगा, जो कि बात करेगा अलॉटमेंट के बारे में कि अलॉटमेंट कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, किस किस बेसिस पे दिया जाएगा। CG चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है उस एप्लीकेशन को या फिर रिजेक्ट कर सकती है, एंड दैट कैन बी डन विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। अब जैसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो डायरेक्टर को मिल जाएगा DIN, उसको मिल जाएगी उसकी अपनी आइडेंटिटी। अब सबसे पहले किसी को अगर कोई आइडेंटिटी मिलती है, कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है, वो शो ऑफ करता है। तो उसका सबसे पहला काम होगा कंपनी को जाके शो ऑफ करना, कि 30 डेज़ के अंदर उसको बताना होगा कि देखो मुझे 30 डेज़ नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1 मंथ दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी हम ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं, जहाँ पर 30 डेज़ दिया होता है उसको मंथ में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते। एग्जामिनर चाहे तो उसको गलत कर सकता है। तो 1 मंथ के अंदर अंदर उसको कंपनी को इंटीमेट करना होगा कि जी मैंने एप्लीकेशन करी थी, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे DIN दे दिया है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को इंटीमेट करना होगा रजिस्ट्रार को, और ये कितने टाइम में करना होगा, ये करना होगा इसको 15 डेज़ के अंदर अंदर। अगर ये नहीं करती है तो इसके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, जिसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये प्रोसेस पूरा चल रहा होगा, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस एप्लीकेशन जो इनको दी जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उस एप्लीकेशन के साथ DIR नंबर 3 जाता है, जिसमें डिक्लेरेशन जाती है, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो गवर्नमेंट अलॉटमेंट के टाइम पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को और इनकी एप्लीकेशन को इंस्पेक्ट करती है। अगर उसको कोई कमी लगती है, अगर कोई शॉर्टफॉल लगता है, तो वो दोबारा गवर्नमेंट इसको डायरेक्टर को इंटीमेट करके उसको रेक्टिफाई करवा सकती है। अगर वो रेक्टिफाई कर देता है तो वही एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, और अगर रेक्टिफाई नहीं कर पाता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन का। इसके बाद लास्ट में कुछ पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कैंसलेशन की, कि गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर उसको कुछ सर्कमस्टांसेस अगर ऐसा लगता है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको कैंसिल करना चाहिए तो वो कर सकती है, या उसको डीएक्टिवेट कर सकती है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं निकलती एक्चुअल में तो रीएक्टिवेट भी कर सकती है, एंड अगर डायरेक्टर चाहे तो उसको सरेंडर भी कर सकता है।
और एक बात अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो DIN होता है ये आपको जब मिल जाता है डायरेक्टर को, तो दिस इज़ फॉर लाइफ, आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। और ये नंबर आपका यूनिक नंबर है, तो ये किसी और को दिया नहीं जा सकता। दिस इज़ ऑल देयर इज़ इन दिस टॉपिक। अब अगर इसको डिटेल में करने लगें तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास कि हमें एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। एक केस यहाँ आता है, एप्लीकेशन दो तरीक़ों से हो सकती है। पहला तरीका है DIR3 फाइल कर दीजिए, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपका, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आइडेंटिटी प्रूफ, या फिर आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर, जिससे कि फ्यूचर में आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपके सिग्नेचर्स को यहाँ से वेरीफाई करा जा सके। और बोर्ड रेजोल्यूशन अगर आपका क्लियर अप्रूव हो चुका है फॉर यू अपॉइंटिंग यू एज अ डायरेक्टर, फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ सबमिट किए जाएंगे DIR3 के अंदर। अब अगर आप बात करें कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था पहले कि पहले डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है। तो इन केस देयर इज़ अ कंपनी विच इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी है अगर फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी है एंड इट्स प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड 3 लोग हैं, 1 2 3, तो लॉ परमिट करता है कि जब आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म सबमिट करेंगे जो कि होता है INC 32, उस टाइम पे आप मैक्सिमम 3 लोगों के नाम दे सकते हैं जिनको INC 2 के साथ साथ ही DIN अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो गए, पहला DIR3 के थ्रू और दूसरा हो गया इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। आगे चलते हैं। इसके बाद ये जो भी चीज़ें होंगी ये डिजिटली सबमिट की जाएंगी, डिजिटली सबमिट की जाएगी। इसमें क्या क्या लगेगा, डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर, डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर एंड साथ में कंपनी सेक्रेटरी अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई CEO या CFO, ये सब साइन करके आपको देंगे तो आपको ये DIR अलॉट कर दिया जाएगा। ये तो सारा प्रोसेस बताता है हमें रूल नंबर 9। तो यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ें करी, ये जो पूरा पेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में और इस पॉइंट के बारे में बात करता है रूल नंबर 9। उसके बाद बात आती है रूल नंबर 10 की। यहाँ तक हो गया डायरेक्टर का काम ख़त्म। अब शुरू होता है सेक्शन नंबर 154 प्लस रूल नंबर 10, जो कि बात करता है अलॉटमेंट के बारे में। तो अलॉटमेंट के लिए जैसे ही गवर्नमेंट के पास DIR3 आएगा, उस केस में उसकी एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी और गवर्नमेंट विद इन 30 डेज उसको कम्युनिकेट कर देगी, सॉरी विद इन 1 मंथ उसको कम्युनिकेट कर देगी आइदर टू एक्सेप्ट, तो कम्युनिकेशन होगा विद DIR नंबर, DIN नंबर, और या फिर रिजेक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर कोई एप्लीकेशन डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहेगी। अगर आपकी कोई DIN है वो डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि यार इसको पहले 15 डेज़ के अंदर ठीक करके दाओ, इसको रेक्टिफाई करो, जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करो। अगर आपने ठीक किया और गवर्नमेंट को 15 डेज़ में सबमिट किया, बट स्टिल दोबारा फर्दर वेरिफिकेशन ये निकलता है कि उसमें स्टिल मिस्टेक्स हैं, तो दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उस केस के अंदर आपको फ्रेश एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। और इसका एक सबसे बुरा कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है कि जो आपने पुरानी एप्लीकेशन के साथ फ़ीस दी थी वो भी आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी, वो आपकी ना तो रिफ़ंड होगी और ना ही फ्रेश एप्लीकेशन पे अप्लाई होगी। अप्लाई भी नहीं हो सकती फ्रेश एप्लीकेशन पे और वो रिफ़ंड भी नहीं की जा सकती, दोनों तरफ से आप गए। ऊपर से अगर आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया
तो उस केस के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर उस पर इनवैलिड लेबल लगा दिया जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आपने एप्लीकेशन की थी, मोड में जो एप्लीकेशन थी उसमें बड़ा बड़ा लेबल आ जाएगा इनवैलिड, जो कि आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे का पॉइंट है, आगे कुछ छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 155 जो कि ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसको DIN मिला है वो दूसरा DIN नहीं ले सकता। यानी कि एक DIN उसके पास ऑलरेडी है तो वो 2 DIN होल्ड नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी और बेसिक सी बात है। सेक्शन 156 आता है एक छोटा सा और सेक्शन 156 कहता है कि जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर होंगे वो 1 महीने के अंदर अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर कंपनी को इंटीमेट करेंगे। फिर आता है सेक्शन नंबर 57, यानी कि 156 के अंदर 150, अगर हम 155 से शुरू करें तो 155 कहता है कि आप एक ही DIN ले सकते हैं। अब वो जो एक DIN है आपका, उसको आप क्या करेंगे, कंपनी के पास लेके जाएंगे। अब ये जो कंपनी के पास आ गया 157 ये बोलता है कि कंपनी उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेगी विद इन 15 डेज। ये हमें बोलता है सेक्शन नंबर 157, 156, 155। तो ये एक सीक्वेंस बनता है कि आप एक ही DIN रख सकते हैं, उसको कंपनी को देंगे विद इन 1 मंथ, कंपनी रजिस्ट्रार को देगी विद इन 15 डेज, 155, 156 एंड 157। अब अगर आगे चले, अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप इन सेक्शन नंबर 157 से कंपनी कंप्लायंट नहीं करती तो क्या पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट 2 लोगों के पास जाएगी। पहली बात तो कंपनी की और कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम 25,000 रुपीज़, और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू नेचर का है तो 100 रुपीज़ पर डे। अब इसमें मैक्सिमम सीलिंग है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज़। सेम की सेम डिट्टो आप उठा के रख दीजिए, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पे भी अप्लाई होती है। तो यहां तक हमने बात की कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन आप एक ही रख पाएंगे, और वो जो एक आपको मिला है वो भी कंपनी को दे दो यार, 1 मंथ के अंदर बता दो कंपनी को कि मेरे को मिल गया है। और जैसे ही कंपनी को मिलेगा तो 15 डेज में कंपनी रजिस्ट्रार को बता देगी। अगर नहीं बता पाई तो 157 का सबसेक्शन 2 लग जाएगा, जहां पर ये पनिशमेंट्स दी गई हैं कंपनी को और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को। मिनिमम 25,000, 100 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़, दोनों के केस में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN। अब आता है हमारे पास, हमने 155 किया, 156, 157, अब आता है 158। 158 क्या कहता है कि कोई भी रिटर्न होगी या कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी पर्टिकुलर्स हैं विच आर सबमिटेड विद रेफरेंस टू द डायरेक्टर, जिसमें डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर का कोई रेफरेंस आ रहा है, तो वहां पर DIN मेंशन करना मैंडेटरी है, ताकि एक आइडेंटिटी रहे कि हाँ इस रिटर्न के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस इंफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन पर्टिकुलर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करने के लिए DIN लगाना ज़रूरी है। और अगर कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करता, पनिशमेंट क्या है उस केस के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किन किन चीज़ों के लिए पनिशमेंट दी जा रही है, सेक्शन नंबर 155 के केस में अगर बात करें तो 155 में आपका, जैसे हमने ऊपर देखा था, 155 बात करता था कि आप एक से ज़्यादा DIN होल्ड नहीं कर सकते, मोर देन वन DIN। देन 156 में डायरेक्टर को इंटीमेट करना था कंपनी को। अगर ये कुछ भी नहीं करता ऐसा तो उसका कॉन्ट्रवेंशन में डायरेक्टर जो होगा हु विल बी लाइबल फॉर पेनल्टी ऑफ अप टू 50,000। देखा, कंपनी से फिर भी कम पैसा ले रहे थे, डायरेक्टर पे ज़्यादा जुर्माना लगा रहे हैं ये लोग। और अगर वो कंटिन्यू नेचर का है तो 500 रुपये पर डे ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑफेंस। और यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है अमाउंट। कंपनी जो कि इतनी बड़ी और इतनी अमीर कंपनी है, उस पर उनसे सिर्फ 25,000 रुपये मांग रहे थे, 100 रुपये पर डे मांग रहे थे, और लाख रुपये मैक्सिमम। और यहाँ डायरेक्टर से देखो 50,000 मांग लिए प्लस 500 और कोई अपर लिमिट दी ही नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, कंप्लाई कर लेंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, सबसे लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, जो कि बात करता है कैंसलेशन के बारे में या फिर डीएक्टिवेशन के बारे में और सरेंडर के बारे में
एंड एक्टिवेशन के बारे में। तो अगर हम सिर्फ पहले कैंसलेशन एंड डीएक्टिवेशन की बात करें तो किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर गवर्नमेंट या किस किस को पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है उसको कैंसिल या डीएक्टिवेट, या फिर कोई रीजनल डायरेक्टर कर सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई है। किन किन रीजंस की वजह से अगर उसको लगता है कि जो डीआईएन है वो डुप्लीकेट किया जा रहा है, उसको कोई और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सेम पर्सन प्रोवाइड डेटा रिलेटेड टू द डीआईएन, यानी कि जो डीआईएन है वो डुप्लीकेट पाया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन प्रोवाइडेड द डेटा रिलेटेड टू द बोथ डीआईएन्स शैल बी मर्ज्ड विद द वैलिडली रिटेन्ड नंबर। ठीक है, डुप्लीकेट पाया गया। दूसरी बात आती है कि वो रॉन्गफुल मैनर में ऑब्टेन किया गया था या फ्रॉडुलेंट मीन से। कैसे? या तो रॉन्गफुल मैनर या फिर गाइस फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो इस केस के अंदर भी आपको कैंसिल किया जा सकता है या फिर डीएक्टिवेट किया जा सकता है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, या फिर वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो गया है, या फिर वो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, ही इज एडजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट, तो इन सभी केसेस के अंदर उसको कैंसिल या फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। या फिर कोई एप्लीकेशन की गई है DIR-5 के अंडर, यहाँ पर देखो DI-5 आ गया। लास्ट में आपको मैं सारे जितने भी DIR फॉर्म्स हैं उनको सीक्वेंस में बताने वाला हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या डिटेल्स हैं। फिलहाल आप बस देखते जाइए। DIR-5 की अगर बात करें तो एप्लीकेशन की गई है इन्फॉर्म DIR-5 बाय द DIN होल्डर टू सरेंडर। अगर उसने सरेंडर करने की एप्लीकेशन दे दी है तो यहाँ पर अगर सरेंडर की बात करें तो DIR-5 के अंदर वो एप्लीकेशन दे सकता है बाय द होल्डर ऑफ द DIN, और इसके बेसिस पे फिर कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट या फिर डीएक्टिवेट कर देगी उसको। उसके बाद आता है, और साथ में इसमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ये है कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आपने उस DIN नंबर को यूज़ नहीं किया है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप DIN नंबर लिया, आपने उसके बेसिस पे कुछ कांड किया और उसके बाद आप भाग गए वहाँ से उसको सरेंडर करके। तो गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी, अपने पोर्टल को देखेगी, वेरीफाई ई रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने वाली है, वो ये देखेगी कि हाँ इस DIN को एक्चुअल में यूज़ नहीं किया गया है, और तभी वो आपको कैंसिल करेगी या फिर डीएक्टिवेट करेगी। और फिर उसके बाद एक बात कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या रीजनल डायरेक्टर है या फिर कोई भी ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर ने, वो डीएक्टिवेट करेंगे DIN जो कि इंटीमेट नहीं करता ई फॉर्म में DIR-3 KYC की आजकल देखो कितना मैंडेटरी हो गया है। पेटीएम तक बिना KYC के आपको अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र करने देता, तो डायरेक्टर का काम कैसे करने देंगे। तो ई फॉर्म के अंदर जो है KYC किस में होगी, DIR-3 KYC। कितना सिंपल सा नाम है, DIR-3 जो आपका एप्लीकेशन का नंबर था और उसकी KYC। तो अगर वो नहीं किया आपने स्टिपुलेट टाइम के अंदर तो आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा उसको। अब यहाँ पर बात हो रही है कि डीएक्टिवेटेड आईडी, चलो हमने यहाँ पर देखा कि डीएक्टिवेट तो कर दिया गया, तो अब क्या होगा, क्या हम उसको दोबारा रीएक्टिवेट करा सकते हैं? द आंसर इज़ येस। वो कैसे कराएंगे, आपको दोबारा से ई फॉर्म भरना पड़ेगा DIR-3 में, और साथ में कुछ फ़ीस जो प्रेस्क्राइब्ड है वो भरनी पड़ेगी। तो दोबारा DIR-3 भरेंगे प्लस कुछ फ़ीस भरने के बाद आप उसको रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या बोलता है कि अगर जो DIR-3 इंटीमेट किया गया था पहले, उस पर्टिकुलर्स के अंदर कुछ चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस को भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, जो कि इन्फॉर्म किया जाएगा अंडर DIR-6 के विद इन 30 डेज ऑफ चेंजेस। और जैसे ही वो इंटीमेट किया जाएगा तो गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करेगी और फिर इनकॉर्पोरेट कर देगी, वेरीफाई एंड इनकॉर्पोरेट, एंड इंटीमेट करेगी कि आपके चेंजेस को सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया गया है। बेस्ड ऑन दैट DIR-6 जो डायरेक्टर होगा वो इंटीमेट करेगा कंपनी को विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। सो दिस इज ऑल गाइज, ये सब था इस टॉपिक के अंदर। अब यहाँ तक चैप्टर करने के बाद लेट्स सी कि स्टडी मेट में किस ढंग से क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये हमने पूरा टॉपिक अभी कवर किया है। तो सेक्शन 153 से ये स्टार्ट होता है।
सेक्शन 153 से स्टार्ट होता है एंड जाता है 159 तक। एंड इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि DIN होता क्या है, फिर हमने देखा था कि DPIN भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशन के बारे में बात की, तो रूल नंबर 9 आया यहाँ पर। रूल नंबर 9 के अंदर DIR 3 आपने सबमिट किया एंड उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स थे साथ में जो आपने लगाए, जिसके बारे में आपको मैंने बताया, ये सबमिट करते समय ड्यूली साइन किया जाएगा बाय द डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, CEO और CFO के थ्रू। ओके अगर फादर्स या फिर उसका कोई, अगर उस बंदे का जिसने DIR के लिए अप्लाई किया है उसका कोई सरनेम नहीं है, तो उसके फादर का या उसके ग्रैंडफादर का सरनेम यूज़ किया जाएगा, जो कि DIR 3A के अंदर सबमिट किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास अलॉटमेंट के बारे में बात की हमने। अलॉटमेंट के अंदर DIN जैसे ही जाएगा तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, CG या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर कोई डिफेक्ट निकला तो 15 डेज़ में रेक्टिफाई करवाएगी, रेक्टिफाई हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए बोला जाएगा। और अगर वो डिफेक्ट रिमूव नहीं होते हैं तो उस केस में उसको इनवैलिड लेबल कर दिया जाएगा और ये चीज़ इन्फॉर्म की जाएगी उसको। और जो फीस उसने पेड की है वो ना तो रिफंड होगी ना फर्दर एप्लीकेशन पे एडजस्ट होने वाली है। उसके बाद इंटीमेट करना है डायरेक्टर, DIN इंटीमेट उसको मिलेगा 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर वो इंटीमेट करेगा कंपनी को और 15 डेज़ में कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को। उसके बाद हमने देखा कि इनके लिए कुछ फेलियर अगर करते हैं तो कंपनी, तो उसमें पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, ये कंपनी के ऊपर है। फिर कुछ पेनल्टी लगाई गई है डायरेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर वो डायरेक्टर वाली पेनल्टी दी गई है 50,000 रुपीज़ की। उसके बाद हमने देखा था रूल नंबर 11, जहाँ पे बात की थी कैंसिलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन की। तो कैंसिलेशन और डीएक्टिवेशन के ये सारे पॉइंट थे कि डुप्लीकेट होता है वो, या रॉन्गफुल मैनर में या फ्रॉडुलेंट मीन्स से उसको किया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया रॉन्गफुल मैनर होता क्या है। तो अगर DIN आपने ऑब्टेन किया है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो लीगली वैलिड नहीं है, या वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपने कोई मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करके उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया है, उस केस में वो रॉन्गफुल मैनर माना जाएगा, या फ्रॉडुलेंट मैनर तब माना जाएगा जब आपका इंटेंट टू डिसीव है। गाइज फ्रॉड का पॉइंट कहीं पे भी एक्ट में आता है तो वहाँ पर ये एक लाइन आपको ज़रूर मिलेगी देखने को, इंटेंट टू डिसीव। एरर एंड फ्रॉड में यही फ़र्क होता है कि फ्रॉड के अंदर देयर इज़ एन इंटेंट टू डिसीव, या तो उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या वो इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट हो गया है, या फिर उसको, या उसने सरेंडर करना चाहता है, वो खुद इंटेंशनली सरेंडर कर रहा है। और अगर उसने उसको DIN को कहीं यूज़ नहीं किया है और CG वेरीफाई करेगी सारे फाइलिंग पोर्टल्स को, तो उस केस में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। या उसने टाइम पे KYC नहीं करवाई, इस केस में भी आपका डीएक्टिवेट या कैंसिल कर दिया जाएगा। और डीएक्टिवेट किया गया फॉर्म को आप डीएक्टिवेट करा सकते हैं DIR 3 प्लस फीस दोबारा सबमिट करके। अब अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो 30 डेज़ के अंदर अगर वो चेंज किए जा रहे हैं DIR 3 के अंदर, तो DIR 6 में आप उसको इंटीमेट करेंगे, वो चेंजेस वहाँ पर इनकॉर्पोरेट होंगे। उन चेंजेस के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगी उसकी स्कैंड कॉपी प्लस प्रूफ आपको सबमिट करना होगा। एंड देन जब वो चीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको कंपनी को इंटीमेट करना होगा। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड मैंने ट्राई किया कि आपको बहुत ही बेटर मैनर में इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊं एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।